सारा दिया जा चुका है, पीडीएफ वाले ग्रुप में है, आप लोग ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ। क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर का नाम है यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा या फिर कुछ जरूरी होगा तो कॉपी निकाल के नोट्स कीजिएगा, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा किताब को ना 4 बार 5 बार पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं होता है, तो एक बार 2 बार इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत। बहुत मोटी किताब है, आप इसको नहीं पढ़ सकते हमेशा। ठीक है, 800 900 पेज का किताब है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 की अगर शुरुआत करते हैं तो हम लोग को देखना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखना है। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी वो देखेंगे। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से हुआ वो देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सबसे पहला क्या, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखते हैं यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है, अशातित आर्थिक रूपांतर हुआ। इस कलाविधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो होगा, इसके संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इसके संदर्भ में जो सबसे बड़ी चीजें जो आपको देखेगी, यूरोप में बदलती हुई व्यवस्था। जब बदलती हुई व्यवस्था जो यूरोप में होगा तो इसी वजह से आप देखेंगे से यूरोपीय कंपनियों का भारत में भी आगमन होगा, क्योंकि उनको जरूरत महसूस होगी और उस जरूरत को पूरी करने के लिए क्या करेंगे, भारत की ओर अपना, मतलब भारत नहीं, पूरे तक पूरे पूर्वी एशिया की तरफ अपना क्या करेंगे, अपने नीति को मतलब बढ़ावा देंगे, जो कि पूंजीवादी नीति कहलाएगी। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। पूंजीवादी समझते हैं, पूंजीवादी को बोलते हो कैपिटलिस्ट। ठीक है, दो तरह का व्यवस्था होता है, दो कई तरह का व्यवस्था होता है, लेकिन मुख्यतः हमारा इसमें बार बार पूंजीवादी और समाजवादी जैसे शब्द आएंगे। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कैपिटल पे मतलब निर्धारित होता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बहुत सुंदर उदाहरण यूरोप के अधिकांश देश है, खास करके अमेरिका ले लीजिए कि यूरोप से अलग है, लेकिन पूंजीवादी का सबसे अच्छा उदाहरण है। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और व्यापार में प्रतियोगिता पर आधारित थी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक धन कमाना। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अधिक से अधिक धन कमाने के लिए आपको पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना पड़ेगा, लाभ को अर्जन करना पड़ेगा। और लाभ को अर्जन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। मार्केट जब होगा तब तो आप वहां पे कंज्यूमर आपको मिलेगा, लेकिन यूरोप के अधिकांश देश क्या प्रोड्यूसर है, मतलब वो क्या कर रहा है वहां पे, मतलब चीजों को बनाया जा रहा है। चीजों को बनाया जा रहा है, आप भी चीजों को बनाया जैसे माना आप एक खिलौना को बनाया, मैं भी खिलौना को बनाता हूँ, आप भी प्रोड्यूसर है, हम भी प्रोड्यूसर है, तो क्या आपके पास हम जाकर अपने चीजों को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आप भी वही चीज कर रहे हो, हम भी। तो यूरोप के अधिकांश देश क्या चीजों को प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उनको चीजों को बेचना था। चीजों को बेचने के लिए कहाँ गए तो लोग, कहाँ गए तो एशिया की तरफ आएंगे, अफ्रीका की तरफ आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने मतलब क्या अपने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा, और उनको उद्देश्य क्या था, लाभ को अर्जन करना। अब बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है, इसीलिए उन्होंने नए नए राष्ट्रों की मतलब खोज की। इसे कच्चे माल में वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाज और संस्कृतियों का निगल रहा था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज से बाहर निकली। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। जैसे बोला जाता है ना, भारत की खोज 1498 में हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है 1498 से पहले इनका संपर्क भारत से नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में होती है, लेकिन उनका संपर्क मतलब पहले भी था। जैसे ऑटो बात करेंगे, हमारा व्यापार ऑलरेडी मतलब रोम के साथ होता था। सिल्क रूट जब चाइना से आती थी तो भारत होते हुए मतलब जाती थी यूरोप, रोम की तरफ जाती थी। तो पहले से भी हमका उनका संपर्क था, लेकिन 1498 में बात करेंगे तो इनका संपर्क और भी ज्यादा व्यवस्थित हो गया। ठीक है, भारत की ग्रीक 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 किसको बोलते हैं, यूनान को बोलते हैं। तो भारत के ग्रीक और रोम के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पहले, ठीक है, पूर्व और पश्चात में भी व्यापारिक संबंध थे। जैसे बात करें, यूनानी कौन था, क्या नाम था इसका, तो आप देखेंगे इसका सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, यूनानी था। तो यूनान से हमारा संबंध पहले भी था। ठीक है, हम लोग अरस्तु के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो पहले से भी हमारा उनका संबंध था। ठीक है, आपका क्रिश्चियन युग की शुरुआत कब होती है, क्रिश्चियन युग की शुरुआत तब मानी जाती है जब ईसा मसीह ने एक नवीन धर्म की स्थापना की, जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं। तो उससे पहले भी हमारा संबंध बात करेंगे भारत में यूरोप के साथ था। यूरोप का दो एग्जाम्पल लिया है, रोम का एग्जाम्पल लिया है, जिसको इटली
जहां से सिल्क रूट था। ठीक है, यूनान का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के तहत हम बता सकते हैं, जिससे बोला जाता है ना 1498 में भारत की खोज की, तो क्या उससे पहले हमारा संबंध जो था यूरोप के साथ नहीं था? तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो का एग्जाम्पल ले लीजिए। मार्को पोलो ने, जिसने चीन की यात्रा की, यात्रा के वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा समृद्धि की कहानी ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि हुई। मार्को पोलो की बात करेंगे तो इनका समय काल 1254 से लेकर 1324 तक था। तो इन्होंने मतलब जब इटली का जो सॉरी इन्होंने जब चीन का जब यात्रा किया, तो चीन के समृद्धि के बारे में, बेशुमार धन संपदा के बारे में जब लोगों को बताया, तो पूरे मतलब यूरोप का ध्यान जो था आकर्षण हुआ। कहाँ पे आकर्षण हुआ? तो एशिया की तरफ हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तब पूर्व के साथ व्यापार पे एकाधिकार किसका था? तो पूर्व के साथ व्यापार पे एकाधिकार की बात करेंगे तो इटली का एकाधिकार हुआ करता था। ठीक है, अब कैसे था? तो रेशम का व्यापार होता था, आगे चल के आ ही जाएगा। तो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया जाता था। कभी कभी अगर बोलेगा तो क्या रेशम मार्ग केवल मतलब जल मार्ग से थी, तो गलत कीजिएगा। रेशम मार्ग स्थल मार्ग, जल मार्ग दोनों के माध्यम से चलती थी। कैसे चलती थी? स्थल मार्ग भी था और जल मार्ग भी था रेशम मार्ग में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। ठीक है, एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को मतलब समझिए कि से एशिया का पूरब पूरब, हम लोग पूरब में आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चीन से, भारत से, फारस की खाड़ी होते हुए इराक, फारस की खाड़ी जो है ईरान इराक का जो सुंग जहाँ पे हॉर्मुज था, ठीक है, उसी रास्ते से तुर्की लाएंगे। वहां से इसे स्थल मार्ग से, ठीक है, जेनोआ और वेनिस पहुंचाया जाता है। वेनिस की बात करेंगे, वेनिस वर्तमान में इटली का पार्ट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वहां पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग जो था, जो कि लाल सागर होते हुए वस्तुओं के मिस्र से अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। मिस्र होते हुए उसको कहा ग्रीक ले जाते थे, ग्रीक अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया ने इस शहर को बसाया था। ठीक है, वहां ले जाते थे। लेकिन तब तक सुएज नहर नहीं था, उस समय सुएज नहर नहीं हुआ करता, इसीलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था। बाद में ही सुएज नहर बन जाएगा तो क्या करेगा? लाल सागर को और भूमध्य सागर को आपस में मतलब कनेक्ट कर देगा। आई थिंक 193 किलोमीटर, आई थिंक 168 या 168 किलोमीटर शायद उसकी लंबाई है। तो व्यापार करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब सुएज नहर जब खुलेगा ना, तो यही व्यापार जो पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार जो होगा यूरोप का, लगभग 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस की कमी हो जाती है। इसलिए व्यापार करना ज्यादातर आसान हो जाएगा। पहले व्यापार करना लंबा पड़ता था। सुएज नहर के खुलने के साथ यूरोपियन के साथ व्यापार करना काफी अधिक आसान हो जाता है। ठीक है, तो दो तरह के रास्ते थे। कैसे रास्ते थे? तो दो तरह के रास्ते थे जहां से यूरोप के साथ हमारा व्यापार होता था। ठीक है, कब होता था? प्राचीन काल में। कौन कौन रास्ता था? तो पहला रास्ता मैंने आपको बताया से फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता था, और उसके बाद इसको स्थल मार्ग से जिनोआ और वेनिस पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तुर्की आने के बाद, तुर्की तो यूरोप में पड़ता है ना, ठीक है, थोड़ा सा एशिया में भी है लेकिन मुख्य रूप से यूरोप में है। ठीक है, उसके बाद इसको जेनेवा और वेनिस स्थल मार्ग से पहुंचाता था। दूसरा मार्ग क्या था? तो दूसरा मार्ग लाल सागर से होते ही वस्तुओं का मिस्र, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। लेकिन तब वहां सुएज नहर नहीं था, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था। अब उत्तर मध्यकाल के दौरान व्यापार किस तरीके से होता था? तो उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण कहाँ से, कॉन्सेप्ट पुनर्जागरण का कहाँ से है? तो पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट यूरोप का है। इटली का एक शहर था, क्या नाम था इटली का उस शहर का नाम, जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई? याद आ रहा है क्या शहर का नाम? बताइए। फ्लोरेंस। कौन? हाँ, फ्लोरेंस सर, वेरी गुड। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पुनर्जागरण का मतलब ये था पुनः जागना। ठीक है, पुनः जागना, इसकी शुरुआत मतलब कहाँ से होती है? इटली के विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ, और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों, उदित हो रहे वर्ग से यूरोप में नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। व्यापारी वर्ग का उदय होगा, व्यवसायी वर्ग का उदय होगा। साथ में जब व्यापार और व्यवसाय जब चलेगा, तो इसके लिए खुद ब खुद अपने एक नया वर्ग जनरेट हो जाए, जिसको बोलेंगे बैंकर। ठीक है, अब कहीं पे व्यापार हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, तो इस वर्ग का उदय होने में समय नहीं लगता है। ठीक है, अगर कहीं पे व्यापार हो रहा है
अब व्यवसाय हो रहा है तो तीसरा व्यक्ति खुद ब खुद खड़ा हो जाकर सब फाइनेंस करेंगे, तो बैंकर वर्ग का भी साथ में उदय होता है। और यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद मतलब क्या होता है, प्रभावित होता है। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों के कलात्मक और विलासिता के वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे। जब व्यापार जब हो जाएगा तो व्यापार होने से क्या होगा, सरप्लस होगा। सरप्लस समझते हैं क्या होता है? सरप्लस जैसे मान लीजिए आपने कोई काम करना शुरू किया, अभी आपके पास समझिए 20,000 का फोन है, लेकिन जब आपके ने जब काम करना शुरू किया, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप आगे चल के आईफोन लोगे। ठीक है, तो वो मतलब क्या होगा, जब ट्रेड जब सरप्लस करता है, पैसा जब आपके पास अधिक जब आ जाता है, तो वैसे करने में लोग विलासिता युक्त वस्तुओं पे मतलब क्या करते हैं, खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इनकम आपका 5,000 रुपया इनकम है, तभी आप ट्रेन का सफर कंसिडर करते हो। सडन आपका इनकम मतलब 50,000 हो जाएगा, तो अभी भी आप उसी जगह पे जा रहे हो जहां पे पहले ट्रेन से जाते हो, लेकिन आप उसके जगह प्लेन को कंसिडर करोगे। तो यूरोप में जिस तरीके से, ठीक है, लोगों में मतलब बात करेंगे व्यापार की समृद्धि, व्यापार के माध्यम से समृद्धि बढ़ी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साथ में विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति भी कर रहे थे, उससे वो बेहद संपन्न थे। ठीक है, देखिए विलासिता की वस्तुओं पे तभी ध्यान दिया जाएगा जब वो बेहद संपन्न होंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था। यूरोपीय देशों को समान बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। अब यहाँ पे पूर्वी देशों के साथ व्यापार किसका होता था? यूरोप का होता था, सॉरी इटली का होता था। और इटली मतलब क्या करता था, पूरे यूरोप में मतलब पूर्वी देशों से जो सामान जो आता था उसको मतलब सप्लाई करने का काम जो करता था, पूरे यूरोप में करता था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखेंगे पूर्व यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। अब यूरोप का कई देश जो थे, मतलब मुख्य रूप से व्यापार किसका होता था, पूर्वी देशों के साथ। जब पूर्वी देश में कह रहा हूं उसमें भारत भी आ जाएगा, चीन। भारत और चीन मुख्य रूप से दो प्रमुख पूर्वी समृद्ध देश थे। ठीक है, लेकिन इंडो चाइना का भी पार्ट आ जाएगा, सारा का सारा पूरब में ही आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे व्यापार में एकाधिकार किसका था, इटली का था। इटली क्या करता था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करता था, क्योंकि सिल्क रूट पे इसका पकड़ था। 5 रुपया में सामान खरीद के लाया और यूरोप के अन्य देशों को उसको 50 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पे इटली जो था बिचौलिया के काम कर रहा था। बिचौलिया समझते हैं ना, मिडमैन का काम करता था। ठीक है, 15वीं शताब्दी से अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे, लेकिन मार्ग किसी को पता नहीं था। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीयकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया और साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया करवाई। अब इटली का एक अधिकार था, तो बहुत सारे नाविक वगैरह जो थे, उनको जो शासक जो थे, उन्होंने उनको सपोर्ट प्रदान करना शुरू किया। तुम करो एक मतलब पैरेलल मार्ग की खोज करो जो कि पूर्वी देश को कनेक्ट कर दे, हम लोग वहां पे जा जा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे नाविक ने कहा भाई साहब इसके लिए तो बहुत अधिक खर्च होंगे, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे जो भी नए नए जो राजा जो थे, शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने बोला सर हम तुमको सपोर्ट देंगे, मैन पावर से भी सपोर्ट देंगे, पैसा से भी सपोर्ट देंगे। ऐसा ही में बहुत सारे शासक, जिसको हेनरी द नेविगेटर जो निकला, जो कि पुर्तगाल का था, तो ऐसे बहुत सारे शासक जो थे जिन्होंने अपने लोगों को मतलब सपोर्ट करना शुरू किया। इसमें से दो प्रमुख देश का नाम बार बार आएगा, एक आपका होगा पुर्तगाल और दूसरा ऐसे देश जो थे स्पेन थे। कौन थे? पुर्तगाल और स्पेन। समझने में दिक्कत नहीं ना हो रही है? नहीं समझ रहे हैं सर। सभी लोग? नहीं सर, ठीक नहीं सर, है, नहीं तो सर। दो देश का नाम निकल कर आएगा, एक देश होगा पुर्तगाल और दूसरा देश होगा स्पेन। ठीक है, ऐसे दो प्रमुख देश थे। अब यहाँ पे देखेंगे 15वीं 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ। मुद्रण समझते हैं, प्रिंटिंग को मुद्रण कहा जाता है। यहाँ पे हिंदी ना समझ आप बताइएगा। एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था गुटेनबर्ग। क्या नाम था उस व्यक्ति का? गुटेनबर्ग नाम था, जर्मन व्यक्ति था। ठीक है, मुद्रण की व्यवस्था ऑलरेडी चीन में पहले से विद्यमान थी, लेकिन इस व्यक्ति मतलब चीन गया, वहां से मतलब मुद्रण का प्रणाली खोज के यूरोप में लेकर जाता है। जब मुद्रण प्रणाली डेट में प्रिंटिंग प्रेस का जब विकास हुआ, तो इससे मतलब नक्शा बनाने की कार्य प्रणाली तेजी से निकली। और जब नक्शा जब बना लिया, तो नक्शा जब बना लिया तो लोग जो थे समुद्र में उतरने से घबराते नहीं थे। साथ में कंपास का भी विकास हो चुका था। पहले जब समुद्र में जाते थे रास्ता गुम जाते थे, ठीक है, फिर पता नहीं चलता था कहाँ चले जाते थे। अब इनके पास नक्शा भी होता था और कंपास भी होता था। कंपास किस काम में आएगा? तो दिशा निर्देश करने के काम में कंपास आता था। ठीक है, और नक्शा होता था। इनसे मतलब देखेंगे तो इनसे मतलब, तो कुछ भौगोलिक खोज अगर बोलेगा जो कि मतलब भौगोलिक खोज की औपनिवेशिक देशों को मतलब मार्ग ढूंढने में सहायता किया, तो उसमें आपका एक नक्शा हो जाएगा, एक कंपास होगा, खगोल की प्रयोगशाला, ठीक है, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों और खोजों की तकनीकी सहायता है। उसमें बारूद का भी प्रमुख भूमिका था। कहीं कहीं पे इसका प्रयोग करते थे, जैसे कि अगर मान लीजिए जा रहे हैं रास्ते पे मतलब पाइराइट समझते हैं ना, पाइराइट्स,
समुद्री लुटेरा कहते हैं जिसको, उसने हमला कर दिया। तो बारूद उसमें बहुत अधिक मदद करता था उसे, मतलब तोप वगैरह रखा करते थे, बंदूक वगैरह के, मतलब इन लोग में काफी मदद होता था, सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षक, ईसाई मत के प्रचार, उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था स्थापित करने के कारण भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ बीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, जरा इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बीपीएससी कहेगा से इनमें से कौन सा कथन जो है, इनमें से कौन सा कथन जो है पुनर्जागरण का अभ्युदय का, ठीक है, सटीक रीजन नहीं है, पूछ देगा। तो पुनर्जागरण का कारण अगर कभी भी पूछेगा तो देखिए कृषि में निवेश को कम, ठीक है, कृषि में निवेश को कम लाभ वाला सिद्ध होना, मतलब कम इन्वेस्ट करके अधिक प्रॉफिट के लिए। दूसरे कच्चे माल की आवश्यकता, आप देखेंगे कच्चे माल कहाँ से लाएंगे, यूरोप में खेती तो होती नहीं है। अब हमको रेडीमेड कपड़ा तैयार करना, हमको कॉटन चाहिए, यूरोप में खेती होती नहीं, तो कॉटन के लिए कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे, भारत आएंगे, कॉटन के लिए सिल्क चाहिए, कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे, भारत जाएंगे। यूरोप में क्या है, यूरोप में इंडस्ट्री है, क्या है, यूरोप में फैक्ट्री है। लेकिन फैक्ट्री में डालने के लिए कच्चा माल कहां से लेकर आएंगे, तो पूर्वी देशों के साथ लेंगे। ठीक है, फैक्ट्री में डाल के कच्चा माल मेरा तैयार है, ठीक है। अब कच्चा माल बन गया, शर्ट बन के तैयार है कॉटन, सब इसको बेचेंगे कहाँ, तो फिर बेचेंगे पूर्वी देशों में ही बेचेंगे। ठीक है, तो बेचने के लिए नवीन बाजारों की प्राप्ति में विस्तार कहां से होगी, तो पूर्वी देशों में होगी। पूरब देश क्या है? धन संपदा का आकर्षण है, ठीक है, काफी अधिक धन संपदा है, तो इसको आकर्षित भी किया यूरोप वालों के साथ में। ठीक है, कुछ ऐसे धर्म है जहां पे लोगों को सिखाया जाता है भाई अपने धर्म का, दीन का प्रचार करना चाहिए, उसमें से अब्राहमिक रिलीजन में भी है, खास करके इस्लाम ईसाई में देखेंगे तो वहां पे धर्म की प्रचार करने की बात की गई है। तो आप देखेंगे जितने भी मतलब औपनिवेशिक शक्तियां जब आएगी तो अपने साथ ईसाई मिशनरी को भी लेकर आएगी। यहाँ तक एक ब्रिटिश एक्ट भी होता है, आई थिंक 13 का एक्ट है, जिसमें ईसाई मिशनरी को भारत में, ठीक है, ईसाई का धर्म का प्रचार करने की आजादी दी गई थी। तो इनका इच्छा था ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था जो था सामंतवाद था। अब बोलोगे सर सामंत क्या होता है, तो हमारे यहाँ जो जमींदार जो होता है उसी का इक्विवेलेंट सामंत होता है। लेकिन जमींदार को सेना रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन सामंत जो था उसके पास सैनिक शक्तियां भी होती थी। राजा को जब आवश्यकता होता था तो सैनिक को, राजा को हेल्प किया जाता था, और सामंत के पास बहुत बहुत, जमींदार के पास जैसे बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा होता था उसी तरीके से टैक्स वसूलने का अधिकार होता था, अपना सेना रखता था और काफी मजबूत था। तो सामंतवाद के स्थान पर यूरोप में एक नवीन व्यवस्था ने जन्म लिया, जो कि व्यवस्था होगा पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद व्यवस्था का सर्वदीर्घकालीन अगर बात करें उद्देश्य क्या होगा, अधिक से अधिक धन को अर्जित करना। तो सामंतवाद व्यवस्था आधारित होगा कृषि पे, जबकि पूंजीवाद व्यवस्था आधारित होगा व्यापार पे। कभी भी अगर दोनों में फर्क हो तो इस तरीके से आप चीजों को मतलब समझते। इन्हीं सारे कारण जो विद्वान थे, से भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन का मतलब मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन थे जिसकी वजह से भारत में यूरोपियन कंपनी आई। और इसी क्रम में जो सबसे पहला कंपनी जो आया, वो सबसे पहला कंपनी कौन था, तो आपका पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, देखिए कहीं से भी हम जो पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री, तो सबसे पहले पुर्तगाली से शुरू कर देता है। लेकिन स्पेक्ट्रम एक ऐसी किताब है, आपको बैकग्राउंड बताता हूँ भाई साहब, अगर औपनिवेशिक शक्तियां भारत में आई, क्यों आई, और भारत में ही क्यों आई, दूसरी जगह भी जा सकती थी, अफ्रीका में भी जा सकती थी, कहीं भी जा सकती थी, भारत में ही क्यों आई। तो भारत जो था धन संपदा का केंद्र था। अगर मान लीजिए आपको मोबाइल फोन बेचना है, आप नेपाल में जाके मोबाइल फोन नहीं बेच सकते, नेपाल की जनसंख्या 1 करोड़ है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। अब भारत जैसे देश में आएंगे जहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ होने वाली है, पैसे है, ठीक है, यहाँ पे भारत में बहुत अधिक पैसा है। ठीक है, अगर बात करें भारत में मान लीजिए 5 करोड़ आदमी भी करोड़पति है, तो दुनिया का मुश्किल से 10 देश ही होगा जिसका जनसंख्या 5 करोड़ होगा। ठीक है, लेकिन भारत में 5 से 10 करोड़ आदमी करोड़पति आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ा मार्केट है, उस समय भी था, अभी भी है। ठीक है, तो इसलिए तो भारत में संपदा का केंद्र था, बहुत बड़ा बाजार था। हाँ, हद से ज्यादा मतलब कच्चे माल मिल सकते थे। इन सब रीजनों से इन लोगों का मतलब ध्यान भारत की तरफ आकर्षण हुआ। अगर ऊपर का कुछ नहीं समझ में आया तो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है,
सारे डाउट्स को क्लियर है, क्योंकि मैं बता दूं 1.5 साल के आपका जो भी है, जब तक 70 बीपीएससी का मैं एक बार पूरा स्पेक्ट्रम खत्म करूंगा, एक बार पूरा लक्ष्मीकांत खत्म करूंगा, और कोशिश करूंगा दोबारा रिवीजन करवा दूं, लेकिन रिवीजन में लाइन बाय लाइन नहीं चलेगा, इंपोर्टेंट चीजों को फैक्ट के संदर्भ में हम लोग करेंगे, तो दोबारा तिबारा बहुत बार समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक बार जब पढ़े तब पूरी तरीके से चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले। ठीक है, जी सर। पूछिए अगर कोई डाउट है तो बताइए, या आगे बढ़ूं? जी सर। चलिए, यस बस। अब भारत आने वाला जो प्रथम जो औपनिवेशिक शक्ति जो होगी कौन होगी? पुर्तगाली। औपनिवेशिक समझते हैं क्या होता है? औपनिवेशिक सत्ता क्या होता है समझते हैं? उपनिवेश समझते हैं? जी। भारत क्या था? किसी देश उपनिवेश था। को अपने किस अधीन करना। हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी भी देश को अपने अधीन कर लेना, अपने शक्ति का भय दिखाकर, और दो तरीके से अधीन होता है, एक राजनीतिक रूप से, एक आर्थिक रूप से। भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से मतलब ब्रिटिश के उपनिवेश था, जबकि चीन जो था राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था और आर्थिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेश था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब क्या होता है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज होती है और पुर्तगालियों का मतलब भारत आगमन होता है। ठीक है, यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डिगामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री भारत में आते रहे, ये कोई नया कारण है, सबसे पहले नहीं था। ठीक है, लेकिन उससे जी पहले सर। भी आए थे, लेकिन ये एक प्रतिष्ठित कारण था, जिसके बाद भारत में औपनिवेशिक शक्ति स्थापित हो गई। लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डिगामा 17 मई, ये कहीं कहीं 20 में मिलेगा, ठीक है, 1498 में कालीकट पहुंचा, तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा में गहरे रूप से प्रभावित किया। ठीक है, जी सर। पश्चिमी अफ्रीका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकती थी। आप देखेंगे भाई साहब यहाँ पे बहुत सुंदर लाइन बोला कि पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण की शुरुआत नहीं कर सकती, क्योंकि पूरब में यूरोपीय शक्तियां की औकात से बाहर थी से आप औपनिवेशीकरण की शुरुआत करेंगे, क्योंकि चीन में मांचू राजवंश शक्तिशाली राजवंश था। ईरान की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे एक एम्पायर था, क्या नाम था उसका? हौ से कुछ नाम था, हमास नहीं, हमास नहीं कुछ और, हमास की एक एम्पायर है जो कि क्या नाम है, काफी शक्तिशाली एम्पायर था ईरान में भी। ठीक है, ईरान में इराक का सारा इलाका में वही एम्पायर रूल करता था। चीन में मंचू राजवंश, भारत में मुगल शासक। तो इतने शक्तिशाली शासक होते हुए क्या यूरोपियन शक्तियां भारत में डायरेक्ट औपनिवेशीकरण की शुरुआत कर सकती थी? नहीं कर सकती, जबकि नहीं। अमेरिका में कर पाया, क्योंकि अमेरिका क्या था, व्यवस्थित नहीं था, बहुत सारे उपनिवेश थे, छोटे छोटे किंगडम में बटे हुए थे, और वहां पे कौन रहता था? रेड इंडियन रहता था। रेड इंडियन कौन है? तो रेड इंडियन एक प्रकार का जनजाति थी। तो जनजाति लोगों पे अधिकार करना आसान होगा कि टफ होगा? आसान होगा, क्योंकि उसकी न तो अपनी कोई सेना होती है, न तो कोई अपनी व्यवस्थित प्रशासन होती, कुछ नहीं होती है। अभी भी आप जंगल में चले जाइएगा 500 आदमी को लेकर, तो उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ, वो आपका सामना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा आपका सामना। जबकि अगर हम बात करेंगे भारत में, इनके लिए जो माहौल जो बना से काफी अधिक मतलब कठिन माहौल बना, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से बहुत ही मजबूत मजबूत शासक थे, इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट औपनिवेशीकरण की शुरुआत यहाँ पे नहीं कर पाया। क्यों? तो ऐसा वो कर पाए, लेकिन बाद में कर पाया, ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र, खासकर बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित किया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। ठीक है, मुख्यतः मतलब उन्होंने मतलब समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया। बोलोगे सर क्यों कर पाया? क्योंकि मुगल की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही थी, so उसने मतलब कभी भी अपनों आप को समुद्री स्तर पे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए जब पुर्तगाली उनसे भी मतलब क्या करते थे, वो टोल वसूलते थे। ठीक है, मुगल शासक अकबर को भी देना पड़ता था, जिसको काटेज अरमेदा पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं, एक प्रकार का समुद्री सुरक्षा को आश्वस्त करने के लिए, आश्वासन देने के लिए उनको मतलब टोल देना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पुर्तगालियों का मंतव्य। ठीक है, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वो व्यवसाय करने भारत आए हैं, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था कि ईसाई मत का प्रचार करके भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तन करना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब एक नीति अपनाई, जिसमें क्या कहते हैं, भारतीय महिलाओं से मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करो।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर कौन निकला, तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर कौन निकला, अरब व्यापारी। कौन निकला, अरब व्यापारी। रीजन क्या, तो अरब व्यापारी यहाँ पे पहले से व्यापार कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे पहले से व्यापार कर रहे थे। तो भाई साहब यहाँ पे पुर्तगाली जो थे, जब आए बोले से नहीं आप मेरे साथ व्यापार करो, तो अरब व्यापारी जाहिर सी बात है इनका मतलब क्या होगा, इनका विरोध करेंगे। और जब विरोध किया तो अरब व्यापारियों के साथ इनका मतलब संघर्ष हुआ। ठीक है, तो और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष करके अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। हिंद महासागर के व्यापार पर मुख्य रूप से अरब व्यापारियों के एकाधिकार था, लेकिन व्यापार स्वतंत्र था। समुद्र को पूरी तरीके से सार्वजनिक संपत्ति मतलब ऐसा माना जाता है समुद्र पे किसी का भी एकाधिकार नहीं है, समुद्र सभी के लिए स्वतंत्र है। लेकिन पुर्तगालियों ने वर्षों चली रही परंपरा को मतलब पलट दिया। उसने बोला नहीं स्वतंत्र, उसने एक नई नीति लाई जिसको बोलते थे नीली शांत जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते थे। और समुद्र पे इन्होंने मतलब क्या किया, एकाधिकार स्थापित कर लिया। आगामी 15 वर्ष में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने अनेक जहाजों को लूटा, उन पे आक्रमण किया, जहाजों को लूटा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति में परिप्रेक्ष्य के पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। ठीक है, जिस समय पुर्तगाली शक्ति काफी अधिक बढ़ रही थी उस समय में, ठीक है, उस समय ध्यान में रखिएगा, उस समय वहां का शासक जो था मैनुअल प्रथम था। तो मैंने बोला मैनुअल प्रथम का एक पुत्र था जिसने औपनिवेशिक उपनिवेश के खोज करने के लिए बहुत अधिक उसने प्रयत्न किए थे। वास्को डी गामा का भी हेल्प किया था। तो मैनुअल प्रथम का पुत्र का नाम क्या है, नहीं पता है? अरे आज के क्लास में पढ़ा रहे थे, उसी का नाम था हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर तो उसका नाम में ही लगा हुआ है। बहुत अधिक खोजों को बढ़ावा दिया था, उनको इन सारी चीजों में बहुत अधिक रुचि था। तो मैनुअल प्रथम का ही पुत्र था राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, वास्को डी गामा को फंड किसने किया, तो हेनरी द नेविगेटर ने फंड किया था। बहुत अच्छा लड़का था, नवीन चीजों विज्ञान में बहुत अधिक मतलब रुचि रखता था, मैनुअल प्रथम का पुत्र था। ठीक है, तब अरब भारत से भाग गए। तो अरब, भारत और फारस के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक किसने घोषित किया, तो पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने। अब यहाँ पे पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी, जब पुर्तगाली जब भारत में आए उस समय भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में हम लोग जरा समझेंगे। तो भारत में पुर्तगालियों के जिस समय आगमन हुआ उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगरा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिनके पास नौ सैनिक शक्ति हो। सबसे बड़ा पुर्तगालियों की मदद क्या निकल कर आया, तो किसी के पास नौ शक्ति नहीं थी। ठीक है, अब व्यापार करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करोगे, तो जल के माध्यम से व्यापार करेंगे। और जल का मालिक हो तो जल का मालिक पुर्तगाली, इसलिए पुर्तगालियों का मुख्य रूप से समुद्री पे एक अधिकार होना, पूर्वी देशों के साथ व्यापार पे एक अधिकार हो जाना। कि हवा में हवा एरोप्लेन तो नहीं था जो हवा में आप जाएंगे व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आप समुद्री मार्ग होना चाहिए। समुद्री मार्ग में समुद्र का बोलते हैं ना, मगरमच्छ जो होता है पानी में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, पुर्तगाली वही था। नौसैनिक काफी अच्छे थे। तो इन्होंने मतलब नौसैनिक जब जब इनके पास अच्छा थे तो इन्होंने पूरी तरह समुद्र पे मतलब एकाधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर भारतीय राजा जो थे बहुत अधिक मूर्ख थे। मुगल तो सबसे ज्यादा मूर्ख थे। मान लीजिए मुगल का कोई भी सेना समुद्र के साथ नहीं लगता था, लेकिन जब उन्होंने गुजरात विजय की, अकबर ने, अकबर को बोला जाता है ना गुजरात विजय करने का श्रेय दिया जाता है, तो गुजरात विजय जब अकबर ने किया, जब वहां पे उसने समुद्र देखा तब तो उसको अपनी मतलब एक नौसैनिक व्यवस्था रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपनी नौ शक्ति को विकसित करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, शूद्र में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मार्ग चीनी की जहाजों की नौबहनीय पहुंच तक सीमित थी। चीन में नौसैनिक थी लेकिन उनका नौबहनीय मतलब वो बाप छोटा मोटा जहाज था, मतलब छोटा मोटा कार्य करने के लिए, घूमने फिरने के लिए कह सकते थे। तो इस तरीके था, मतलब पूरी तरीके से मतलब जो व्यवस्थित जो बड़ा जहाजी बेड़ा समझते हैं, बड़ा सा जहाज है जिसमें मानिए छोटा मोटा 100-150 नाव रखा हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा नाव को जब चाहेंगे समुद्र में उठा देंगे, बड़ा सा एक सैनिक का जत्था आ सकता है, ऐसा नहीं था। आपने जहाज देखा होगा तो कई तरह का जहाज देखा, एक देखिएगा जहाज देखिएगा 5 से 7 मंजिल होता है, खूब बड़ा टाइटेनिक टाइप का। एक छोटा सा जहाज देखिएगा जहाँ पे 50-100 आदमी जाके घूम के फिर कर वापस आ सकता है।
उस तरह का भी देखा होगा। तो चीन के पास उसी तरह का था। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध था, उन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर पर वर्चस्व कायम किया हुआ था। पुर्तगाली संगठन में एकता से बराबरी नहीं करते। हाँ, अरब के पास जहाज अच्छे थे, लेकिन वही था, अरब के पास जो सैनिक जो थे वो सुदृढ़ नहीं थे, इनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, इसलिए पुर्तगालियों के सामना वो नहीं कर पाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपके जो फैक्ट जो थे, पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति थी जिस समय पुर्तगाली भारत में आए। ठीक है, लेकिन गुजरात में पुर्तगाली बहुत अधिक इम्पैक्ट नहीं डाल सके, क्योंकि गुजरात का उस समय के शासक था महमूद बेगरा था, जो कि शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और भारत में किसका रूल था जिस समय यह है? तो सिकंदर लोदी का समय था। किसका समय था? सिकंदर लोदी का समय था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1498 में आता है ना, और इस समय दिल्ली सल्तनत था। पुर्तगाली के बाद मुगल साम्राज्य आएंगे 1526 में, पुर्तगाली उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक करके रखा रहेगा। अब देखेंगे भारत आगमन के अभिप्रेरण। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, इटली का एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने और उन्हें लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगा। अब मैंने बोला कि भारत के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार में किसका एकाधिकार था? अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, तो आपने बोला सर इटली का एकाधिकारी था। तो इटली के एकाधिकार में मुख्यतः इटली का एक शहर था वेनिस। वेनिस दुनिया का बहुत सुंदर शहर है, बोलो क्यों सुंदर शहर है? तो वेनिस शहर एक ऐसा शहर है जिसमें एक भी आपको रोड नहीं देखने को मिलेगा। जब रोड नहीं देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट परिवहन कैसे चलता है? तो सबके सब जल मार्ग के द्वारा होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कहाँ से जाएंगे? नदी से जाएंगे, जल मार्ग से जाएंगे। घर कहाँ बना हुआ था? घर भी पानी के अंदर ही बना हुआ है, पानी के ऊपर में घर बना हुआ है। कहीं जाना है, चलना है, घूमेंगे कहाँ? तो घूमने के लिए भी मतलब समझिए कि मतलब नाव के साथ ही कनेक्ट किया है। तो वेनिस शहर पूरी तरीके से जल मार्ग के अंदर, मतलब जल मार्ग के ऊपर ही स्थापित किया हुआ शहर है। तो उसका व्यापार होता था पूर्वी देशों के साथ। व्यापार जब होता था, इस व्यापार से सबसे ज्यादा जलता कौन था? तो सबसे ज्यादा जलता था पुर्तगाली जलता था। ठीक है, तो पुर्तगाली जो था सबसे अधिक जलता था, और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगा। तो मुझे भी मतलब ये जो व्यापार जो हो रहा पूर्वी देशों के साथ, उसमें हमको मतलब क्या मिले? तो हमको हिस्सा मिले। ठीक है, जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क मार्ग बंद कर दिए गए। ठीक है, पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। जो कि बात मैंने पूछा, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती समझ रहे हैं ना? बिचौलिया को बोलेंगे। बिचौलिया क्या होगा? जैसे मान लीजिए कॉटन के व्यापार में, सूती वस्त्र, सूती कॉटन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको? अरे, कपास। कपास। ठीक है, कपास के व्यापार में बहुत अधिक मुनाफा है, और ये कपास का बहुत अधिक यूरोप में डिमांड है। तो ये अरब व्यापारी क्या करते थे? कपास खरीद लेते थे, यूरोप में जाके बेचते थे। अब इसमें तो इनका भी तो कट हो जाता था ना, तो अरब व्यापारी भी सब फायदा कमाते थे। तो इन लोगों को लगा से भाई साहब ये जो पूर्वी देशों के साथ सामान खरीद कर हमको जो बेच रहा है, हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, वेनिस ने प्राचीन समय में इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था। अब वेनिस कोई नया समय नहीं, शुरू में ही जब सिल्क रूट जो थी, उसी समय से इनका मतलब एक तरह से मतलब क्या था? एक्सेस था, और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा पर प्रभाव अर्जित किया। उस समय बोला जाए वेनिस जो थी संपदा का केंद्र बन गई थी। ठीक है, रोम जो था संपदा का केंद्र बन गया था। कैसे बन गया था? तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके। ठीक है, तो पूर्वी देशों को इसके बदले में क्या मिलता था? तो पूर्वी देशों को इसके बदले में चांदी मिलते थे, सोने मिलते थे। क्या मिलते थे? चांदी और सोना मिलता था। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी देशों को इसके बदले में चांदी और सोना मिलता था। अब इन लोगों के पास, जब यूरोपियन लोगों के पास चांदी और सोना खत्म हो जाता था, क्योंकि व्यापार के बदले व्यापार होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। मान लीजिए हम आपके साथ व्यापार का, हम आपके साथ गेहूं दे रहे हैं, तो आप हमको बोलोगे ठीक है तुम चावल ले लो। अब हम आपको चावल दे रहे हैं, चावल के बदले आप हमको सोना चांदी दे रहे हो, तो एक समय के बाद आपके पास तो समाप्त हो जाएगा। तो ये जब भारत के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए सोना चांदी के साथ कहाँ जाएंगे? तो अमेरिका की तरफ जाएंगे, और अमेरिका में मतलब क्या करेंगे? काफी बड़े मात्रा में इनको सोना चांदी का मतलब धीरे धीरे भारत पूर्वी देश में ही नहीं, अदर अदर जगह पे ही मतलब क्या करेंगे? ये अपना एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राजकुमार हेनरी, अभी बताए इसका नाम, पूरा नाम क्या था? राजकुमार हेनरी द, क्या नाम था? नेविगेटर। मैनुअल प्रथम का पुत्र था, बताया था ना भी। पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1487 ईस्वी में, 1488 भी कहीं कहीं पे दिया रहा था, लेकिन 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीकी के दक्षिणी किनारे तक पहुंचा और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया, जिसको उत्मासा अंतरीप कहते थे। इसी रास्ते का प्रयोग किया था किसने? तो वास्को डिगामा ने इसी रास्ते का प्रयोग किया था। तो 1487 में पहुंचा और 1488 में लिस्बन लौट गया। लिस्बन वाज द कैपिटल ऑफ किसका? तो पुर्तगाल का कैपिटल कौन था? लिस्बन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसके लगभग 10 वर्षों के अंतराल पर 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा। वास्को डिगामा के लिस्बन में विजयी वापसी में पुर्तगाल के सम्राट पेड्रो अल्वारेज केबरेल ने ब्राजील की खोजी के नेतृत्व में बार्थोलोम्पो डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 लोगों के अधिक बड़ा बेड़ा भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1498 में वास्को डिगामा जब भारत पहुंचा तो वास्को डिगामा के लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट, उस समय सम्राट चेंज हो जाता है, जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज केबरेल, जो कि ब्राजील का एक खोजी भी था। ठीक है, ध्यान के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बार्थोलोम्यू डियाज के साथ 13 जहाज और 1200 लोगों का अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। दोबारा बार भेजा, 1502 की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन केबरेल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, केबरेल ने कोचीन और किन्नौर में व्यापारिक सुरक्षित हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ मतलिस में लौटा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वास्को डिगामा वापस आता है, सब कुछ बताता है। भाई साहब वहां पे तो बहुत कुछ है। ठीक है, सभी लोगों को काली मिर्च जलाया तो उनसे सभी लोगों को अवगत कराया, उसकी उपयोगिता को बताया। तो राजा बोला ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, वहां पे एकाधिकार कैसे स्थापित करना पड़ेगा। बोला कि देखिए वहां पे तो दो चीजें हैं। सबसे पहला जो है सो अरब व्यापारियों के कब्जा, उसको हमको पराजित करना है, और दूसरा बात वहां का शासक जो जमोरिन को रास्ता से निकालना पड़ेगा। तो इसको बोला ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? तो बोला 13 जहाज चाहिए, कम से कम 1200 लोगों का अधिक बड़ा भेजा भी होना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से सैन्य रूप से सुसज्जित हो। ठीक है, और यहीं पे ध्यान में केवलर व्यक्ति था। केवलर को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि अरब जो थे जमोरिन के समर्थन में आए थे। और इसी तरीके से देखेंगे पुर्तगाली एवं जमोरिन के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है, क्योंकि वास्को डिगामा अक्टूबर 1502 में दोबारा मतलब क्या होता है? ठीक है, कहाँ पहुंचा? 1502 में कालीकट पहुंचा। ठीक है, दोबारा भारत पहुंचा। तीसरा बार में फिर आएगा 1524 में, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वास्को डिगामा भारत 2 बार, 3 बार, 1498, 1502 और 1524। ठीक है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, जब पुर्तगाल एवं जमोरिन वास्को डिगामा अक्टूबर 1502 में कालीकट पहुंचा, व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया था। बताए थे जमोरिन से उसके संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे पूर्वी, क्योंकि जमोरिन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों नहीं था? क्योंकि जमोरिन ने वर्षों से मतलब अरबों के साथ संधि करेगा, अरब व्यापार करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब ये गधा लोग आया तो बोला था अरब को हटाओ। बोला हम क्यों अरब को हटा, तुम भी व्यापार करो, वो भी व्यापार करे, नहीं तुम अरब को हटाओ। तो ये अपनी अरब को हटाने के पक्ष में नहीं थे। इसी क्रम में दोनों के बीच में मतलब अरब के बीच में, इसके बीच में संघर्ष जब उत्पन्न होता पुर्तगालियों के बीच में, और अरबों को जब पुर्तगाली जब खदेड़ देता है तो जमोरिन डर जाता है। तो ये अरब के साथ किया, कभी मेरे साथ भी कर सकता है, इसलिए जमोरिन इससे खुश नहीं रहता। ठीक है, हालांकि स्वागत तो शुरू में यही किया जाता, लेकिन बाद में इसकी मंशाओं को भांपते हुए काफी डरा हुआ मतलब क्या होता महसूस होता है। ठीक है, तो पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने में अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देश, विशेष रूप से अरब व्यापारियों के व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसका उत्पीड़न भी शुरू किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या फिर अड्डों, जिसको फितोरिया कहा जाता था, या अड्डा को क्या बोलते थे? फितोरिया। कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। पर कब्जा करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम करना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिये ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पे इस प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ ही दिनों में उनके आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पे कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, जो कहानी आपको सुना है पहले, ठीक है,
जमोरिन का कहना था तुम भी व्यापार करो वो भी व्यापार करेगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं उसको क्यों हटाऊं। ठीक है, जबकि इनका कहना था पुर्तगालियों का जमोरिन से, आप पूरी तरीके से अरबों को यहाँ से व्यापार करने से मना कीजिए। ठीक है, और जब जमोरिन ने जब नहीं किया, जब शक्ति का प्रयोग करके पुर्तगालियों ने अरबों को जब पूरी तरीके से हटा दिया, तो इससे मतलब क्या, जमोरिन को काफी अधिक मतलब गुस्सा आया, दोनों के संबंध जो थे खराब हो गए। तब पुर्तगालियों ने वहां पे गोलाबारी करवा दी। तब पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से पूर्वक कोच्चि और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और कोच्चि के राजा मलाबार क्षेत्र पर पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेजों को पराजित करके द्वीप पे अधिकार कर लिया। तो मिस्र का जो राजा था ममलुक था, उसके द्वारा जहाजी बेरा जो भेजा गया, उसको भी पराजित करके द्वीप पे अधिकार कर लिया। 1510 में गोवा पर भी अधिकार किया, ध्यान में रखेंगे, और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र भी बना लिया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस से अपने को सीमित रखने की घोषणा के बाद पुर्तगाली पूर्वी समुद्र क्षेत्र में एक छत्र बादशाह हो गया, जिसे एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो कि इनका कंपनी का भी नाम था। तो दो तीन चीजें हुई, गोवा पे अधिकार कर लिया, द्वीप पे अधिकार कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मिस्र का जो शासक था ममलूक के द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ा को पराजित कर दिया। उसके बाद स्पेन ने देखा इस सब कहाँ इन सब चीजों में उलझे, तो स्पेन ने बोला हम क्या करेंगे, फिलीपींस तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे हिंद महासागर में, और उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। तो इन सारी परिस्थितियों में आप देखेंगे तो पुर्तगाली शक्ति जो थी काफी अधिक मतलब क्या हो गई, मजबूत बन गई। ठीक है, और अपने आप के कंपनी का रूप दिया, जिसको हम लोग एस्टाडो इंडिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे भारत में ये सारी चीजें तो संघर्ष की बात चल रही थी। आप देखेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात होता है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात किस किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले आप देखोगे तब पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ होता है, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में गवर्नर को नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु तो पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया। और ऐसा गवर्नर जो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। अगर पूछेगा भारत का पहला गवर्नर का नाम बताए जो कि पुर्तगाली था, तब फ्रांसिस्को दी अल्मीडा बताइएगा। लेकिन अगर पूछेगा प्रथम सॉरी, अगर पूछेगा वास्तविक मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अल्मीडा जो था नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ एक करने के बार लिए फिर कहा से गया। इसको क्लियर करिए सर। अगर पूछेगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम पूछेगा तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। ठीक है, इन्होंने एक थ्री जी पॉलिसी भी लाई थी, जिसको बोला जाता 3G पॉलिसी। ठीक है, 3G सिम नहीं है। ठीक है, एक होता गोल्ड होता है, एक होता ग्लोरी होता है, गोल्ड ग्लोरी, या एक क्या होता 3G पॉलिसी में क्या आएगा बताइए। जी। एक होता गोल्ड ग्लोरी, एक और भी क्या था जिससे कुछ बोला, 1 मिनट रुके मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ, एक था गोड ग्लोरी, एक गॉड था, गॉड। ठीक है, एक गोल्ड था, एक ग्लोरी था। एक में था ईसाई धर्म का प्रचार करना, इसमें गॉड आता था। गोल्ड में जो था व्यवसायिक हित को बढ़ावा देना, ग्लोरी में था मतलब पुर्तगाली शक्ति को मतलब बढ़ावा देना। तो 3G पॉलिसी इसी ने लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, जिसमें पूरे महासागर पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, एक काटेज अल्मेडा पद्धति लेकर आया था, जिसमें मतलब आपको टोल लेना पड़ता था। तो ये सब अल्मीडा ही लेकर आया था। तो पुर्तगाली साम्राज्य का शुद्धिकरण करने के लिए इसको भेजा गया था। ठीक है, इसने क्या किया, इन्हें 3 चीज की। इसने अदन पे, आरमुज पे और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद होने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीवा, कोच्चि और किन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। ये सारे के सारे अंजादीवा, ये सारे के सारे आइलैंड टाइप के थे। ठीक है, कोचिंग हो गए, किन्नौर हो गए, और किलवा किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। बेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिसका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था। अब बेनिस का भाई साहब व्यापार जो था पूरी तरह से खतरे में आ गया। क्यों खतरे में आ गया, क्योंकि पुर्तगाली ने धीरे धीरे मतलब टेक ओवर करते जा रहा था। तो बेनिस का धीरे धीरे उनका आकर्षण जो था कम होने लगा। मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी।
अब लाल सागर पे कंट्रोल किसका होगा? मिस्र का होगा। अभी आप देखेंगे तो लाल सागर और मेडिटेरियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन को कौन सा कनेक्ट करता है? तो क्या बोलते, स्वेज नहर कनेक्ट करता है। स्वेज नहर पे किसका कब्जा है? तो मिस्र का कब्जा है। तो मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर पे अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मीडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगालियों स्क्वाड्रन को मिस्र और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से द्वीप से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया। तो यहाँ पे देखें 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को, ठीक है, स्क्वाड्रन मतलब एक तरह से जहाजी बेड़ा को, ठीक है, मिस्र की ओर मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से मतलब हटाकर, मतलब पराजित किया, और द्वीप से हटाकर संयुक्त रूप से द्वीप से हटाकर समुद्री युद्ध में मतलब पराजित कर दिया। और अल्मेडा का पुत्र जो था यहाँ पे मारा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, अल्मेडा का पुत्र जो था इस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। अरे बात करें 1507 में युद्ध हुई थी, या इसमें दो शक्तियां थी, मिस्र भी शामिल थी और मतलब गुजरात भी शामिल था, ठीक है। अगले वर्ष अल्मीडा ने दोनों को नौसैनिक को पूरी तरह से ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया, ठीक है। आगे चल के उसके नौसैनिक को मतलब ध्वस्त करके इस हार का मतलब बदला लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ये सारी चीजें जो थी एक तरह से नींव जो था किसके द्वारा डाल दिया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा नींव को डाल दिया गया। अब विस्तारवादी नीति को बढ़ावा लेकर आएगा जिसका नाम था, सॉरी, अल्मेडा के द्वारा नींव को डाला गया। विस्तारवादी लेकर नीति लेकर कौन आएगा था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही मतलब, ठीक है, क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीडा का स्थान लिया। इसके पास अधिक वरीय में व्यापारिक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए, ठीक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ही रही थी, ठीक है। इसीलिए इसीलिए क्या बोला जाता है? इसीलिए मतलब क्या बोला जाता है? से अल्बुकर्क को, ठीक है, क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक वास्तविक बोला संस्थापक। जाता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको आपको नेता अल्बुकर्क का वास्तविक संस्थापक था, जो कि दूसरा पुर्तगाली मतलब क्या था? तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। पहला कौन था? तो अल्मीडा था। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया और 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त कर दिया गया। 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर को गोवा से छीनकर ठोस शुरुआत की, मतलब बहुत बड़ी भूमिका थी। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी था, ठीक है। तो काफी अधिक, अब इसी के आसपास क्या करें, गोवा को मतलब अपना मतलब ऑफिस वगैरह के लिए प्रयोग करना शुरू करेंगे। यहाँ यहाँ से पुर्तगाली मलाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे और दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाह पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति भी अपनाई। ये भी प्रश्न पूछता है किस वायसराय ने या फिर किस गवर्नर ने, पुर्तगाली गवर्नर ने हिंदू महिलाओं के साथ व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया? विवाह। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे तो किसने दिया? तो ध्यान में रखना है, तो अल्बुकर्क ने दिया, ठीक है। अल्बुकर्क। 1515 इसमें मलक्का और कुर्मुस, कुर्मुस ईरान में पड़ता था, पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब गोवा पे जो कब्जा जो होता था अल्बुकर्क की, इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पे कब्जा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। पतन का मतलब बंदरगाह, पोर्ट, ठीक है। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपीय के अधीन आया, ठीक है। तो यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो कि यूरोपीय के अधीन आया। मलक्का पर 1511 में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पे स्थित, ठीक है, एक द्वीप था जिसका नाम था सोकोत्रा, जिसको सुमित्रा के आसपास, इंडोनेशिया के आसपास का इलाका था, ठीक है। सुमित्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु, पेगु म्यांमार को बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, में भी संपर्क स्थापित किया गया। 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के, ठीक है, संचाओ द्वीप पर भी बस्ती बसानी शुरू की, ठीक है। तो जितने भी मुख्यतः द्वीप, जो भी आइलैंड वगैरह था, शुरू में इन पे ये कब्जा करना शुरू किया। क्यों किया आइलैंड पे कब्जा करने? क्योंकि ये कभी ना आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे, ये जल के अंदर ही लड़ते थे, ठीक है। तो आइलैंड पे कब्जा करना इनके लिए आसान था, क्योंकि इनकी नौसैनिक जो थी काफी अधिक मजबूत थी, ध्यान में रखेंगे। तो ये तारीख है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा, पूछा जाता है।
जैसे गोवा पे 1510 में हुआ, मलक्का पे 1511 में हुआ, ठीक है। चीन के कुछ हिस्सों पे 1518 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, जैसे बात चाउल पे 1531 में, 1532 में दीप पे, 1534 में सालसेट और बेसिन पे, 1536 में क्रेगानोर तथा मैंगलोर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। होनावार, भटकल, किन्नौर, क्विलोन, भावनगर गुजरात में पड़ता है। इन सारे क्षेत्रों पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमा कर इनमें से कुछ हिस्सों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया, ठीक है। दुर्गीकरण क्या था? दुर्गी मतलब फोर्टिफाइड फूट करना, ठीक है, बनाकर, फूट बनाकर करना। ठीक है, ध्यान में, फोर्टिफाइड करना मतलब घेर देना चारों तरफ से, ठीक है। जब ये घेरेंगे तो इसी घेरने के क्रम में फिर इनका भारतीय राजाओं से मतलब क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होता है, ठीक है। कारखानों का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है जो कि देख रेख करता था, जिसको पुर्तगाली सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व किस तरीके से स्थापित होता है वो बताइएगा। तो देखेंगे यहाँ पे पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पे स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों में, ठीक है, वस्त्रातीत वस्तुएं इकट्ठा करते थे। तो इन्होंने मतलब पुर्तगालियों ने पूर्वी तट से सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पे स्थित जो मसूलीपट्टनम था, पुलिकट, आप पूछ देता किस तट पे स्थित है, पुलिकट तमिलनाडु में वर्तमान में पड़ेगा, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इन शहरों से वस्त्र आदि जो था वस्तु को इकट्ठा करते थे। अब बात करेंगे मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्र में व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो मलक्का से जब व्यापार करना होता था, मनाली से जब व्यापार करना होता, मनीला फिलीपींस, ठीक है, जब उनसे व्यापार करना होता तो इसके लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था, उसका प्रयोग करते थे। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित, जिसका नाम था सैंथोम, मालपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों के 1536 में चटगांव और सटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। ये प्रश्न कई बार पूछेगा। चटगांव और सटगांव अभी वर्तमान में दोनों के दोनों बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों पत्तन शहर थे। पत्तन मतलब पोर्ट। देखिए फैक्ट्री वहीं पे स्थापित करेगा जहां पे क्या होगा, पोर्ट होगा, ठीक है। बिना पोर्ट के फैक्ट्री नहीं स्थापित की जाएगी। आप बोलोगे सर क्यों नहीं स्थापित की जाएगी? तो जब जहां से पोर्ट रहेगा वहीं से ना सामान बना के आप सप्लाई करोगे। फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री ऐसा नहीं था सामान बनाने वाला, सामान बनता था रेडीमेड सामान में, उसको फैक्ट्री नहीं बोलते थे। फैक्ट्री बोला जाता था वैसे जगहों को जहां से कच्चा माल खरीद खरीद के वहां पे इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। एक तरह को वार्ड हाउस हो गया, ठीक है। और वहां से जब सामान जो होता था, या फिर मान लीजिए बाहर से विदेशों से जब सामान आता था, तो वहां पे उतार के उस सामान को जमा किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, उसको फैक्ट्री बोलते थे। सामान बनाने वाला फैक्ट्री नहीं था। जब फैक्ट्री जब बन जाता था, इनको हमेशा डर लगा रहा था कहीं किसी का हमला हो जाए, सारे सामान को लूट ले, इसलिए उन्होंने उसका दुर्गीकरण, फोर्टिफाइड करना शुरू किया, किला बनाना शुरू किया। जब किला बनाया तो वहां पे सैनिक भी रखना शुरू किया। तो जब वो किला बना लिया, सैनिक रखना शुरू किया, तो ऐसे क्रम में मतलब क्या होता है, इनका भारतीय शासकों से मतलब क्या होता है, संघर्ष होगा। जैसे जैसा संघर्ष किसके साथ हुआ था, सिराजुद्दौला का संघर्ष हुआ था ब्रिटिश के साथ, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे। तो महमूद शाह जो था बंगाल का शासक था, उसने बोला पुर्तगालियों को 1536 में सटगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खोले गए। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पे किलीबंदी नहीं हुई। 16वीं सदी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार में मतलब प्रभुत्व बना रहा। 1506 में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा के अपने अधीन कर लिया गया। दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जी जान से भिड़ गए। कभी कभी व्यापार और लूट में भी अंतर करना मुश्किल हो जाता था, कौन सा व्यापार है कौन सा लूट है, ठीक है। भारतीय जहाजों के कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था, जैसे इनमें से प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। ठीक, क्या होता है इस व्यवस्था में? तो इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस ले लो, बोलेगा नहीं साहब मुझे 1 साल के लिए अनलिमिटेड व्यापार करना, तो बोलेंगे ठीक है 15,000 रुपया दो, 1 साल तक अनलिमिटेड व्यापार करोगे। लेकिन बोलोगे सर नहीं हमको प्रतिदिन जाना है, तो ठीक है, तो प्रतिदिन भी मतलब उसके लिए व्यवस्था थी। जिससे मतलब इसमें मतलब क्या होता था, इसमें कुछ नहीं होता था, इसमें बस यही चीज बोला जाता था तुम अगर ले लिए हो ना, ठीक है, इसके वजह से हम तुम्हारे जहाजों पे हमला नहीं करेंगे। जो नहीं लेके जाता तो बोला ठीक है जा रहे हो, ठीक है जा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन डूबोगे, जहाज डूब जाएगा या फिर वापस आएगा इसकी गारंटी हम नहीं लेते थे। तो उसके जहाज पे हमला ये लोग कर देते थे।
अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों की समुद्र पर वर्चस्व करने का एक महत्वपूर्ण कारण था, मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया। सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई, जिसपे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। पुर्तगालियों के समुद्र में वर्चस्व करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तब मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार नहीं किया। ठीक है, पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो रहा है। अभी देखिए, जो बात मैंने पहले आपको बताया वो बात यहाँ पे निकल गई, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन अभी अब वस्तु विनिमय क्या होता है, जिसमें मैं आपसे व्यापार करना हूँ। भारत अगर मान लीजिए ब्राजील के साथ व्यापार करता बाय द वे, तो ब्राजील कहेगा ठीक है, मेरे यहाँ कॉफी बहुत ज्यादा होता है, तुम मेरे यहाँ से कॉफी ले लो। अब मेरे यहाँ गेहूं नहीं होता, तुम मुझे गेहूं दे दो। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। लेकिन पुर्तगाली के पास ऐसा कुछ तो था नहीं। भारत और चीन के लोग बहुत अधिक समृद्ध हैं, यहाँ सब कुछ होता ही था। तो पूर्व की वस्तुओं के लिए पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे, जो कि बात मैंने पहले आपको बताया। मालाबार और कोंकण तट में सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, अरहर, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि का निर्यात किए जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे चीजों को मतलब भेजा जाता था बाहर में, लेकिन इनमें से जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज जो थी वो काली मिर्च थी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा होता था, टाफ्टा, चिंटस इत्यादि। ठीक है, चिंटस भी कपड़ा था, पुर्तगाली ले जाते थे। ठीक है, जाटा मांसी बंगाल से लाया जाता था। ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशिया से लाख, लाख समझते थे, लाख, लहठी वगैरह बनता, लौ, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ 1,70,000 क्रूजेडे प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। तो इतना ज्यादा व्यापार होगा, इतना ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, जो भी करेंसी हो, सोना में हो, चांदी में हो, इतना क्रूजेडे जो कि वहां का करेंसी था, इसको प्रतिवर्ष भारत भेजना पड़ता था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों में गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि भारत से ले जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ढाले हुए सिक्के भी कोच्चि एवं गोवा बंदरगाह पे लाए जाते थे। ध्यान में रखना है। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान ले जाने और सामान लाने ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। तो दोनों तरह के काम कर लेते थे। ठीक है, मसाला के साथ तो व्यापार इनका होता भी था, और साथ में सामान को लाने ले जाने, बिचौलिया का भी कभी कभी मतलब कार्य कर लेते थे। इस तरीके से और थोड़ा सा ये भी बता देना, उसके बाद इसको एंड करेंगे। सेकेंड क्लास आपकी रात में होगी। भारत में पुर्तगाली प्रशासन किस तरीके हिसाब से चलती थी? तो भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया जो था वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था। और और बाद के वर्षों में एक परिषद का कार्य संचालन करता था। गिरजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। ठीक है, गिरजा, चर्च, इसके अतिरिक्त बेडोर द फजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। बेडोर द फजेंडा, इसके पास कौन सा विभाग था? तो राजस्व था। कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक किले किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। तो इसका जो किला का जो किलेदार जो था, तो उसकी नियुक्ति जो था वो डायरेक्ट सम्राट ही करता था। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव में सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए नियंत्रण खतरा बनाए रखा था। इस तरीके से मतलब मुख्यतः प्रशासन चलती थी, जिसकी गिरजाघर का कार्य कोई और देखता था, कार्गो शिपिंग का कार्य कोई और देखता था। बात करेंगे तो पूरी तरीके जो सबसे जो हेड जो होता था प्रशासन का, जो मुखिया जो होता था, वो वायसराय होता, जो कि 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ मतलब मुख्यतः मतलब कार्य करता था। इस तरह से पुर्तगाली प्रशासन चलती थी। अब यहाँ पे हम लोग आगे के क्लास में नीनो दी अल्बू करेक्टर पढ़ लिया, नीनो दी कुन्हा से हम लोग मतलब मुख्यतः पढ़ेंगे। तो यहीं से पढ़ेंगे। इस क्लास को आप लोग याद दिला दीजिएगा। आपकी जो तीसरी क्लासेस जो